बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट इज़ मेमोरी इन द फ्लैश बाय अहलाम मुस्तगनिमी। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल में अहलाम मुस्तगनिमी की शॉर्ट बायोग्राफी, समरी, करेक्टर्स, थीम्स, टाइटल, सिग्निफिकेंस सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अहलाम मुस्तगनिमी ये एक अल्जेरियन ऑथर थी, ठीक है। ये इसकी पिक्चर है। नॉन फॉर हर इन्फ्लुएंटल नावल्स एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव। इसने जितने भी नावल लिखे उसमें आपको लव के थीम्स देखने को मिलेंगे। आइडेंटिटी, ठीक है, मेमोरी। बॉर्न ऑन अप्रैल 13, 1953, 1953 में इसकी पैदाइश हुई। शी गेंड फेम विद हर डेब्यूट नावल मेमोरी इन द फ्लैश। यानी ये इसका पहला नावल था जो 1993 में पब्लिश हुआ। मुस्तगनिमीज़ वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस। यानी इसके जितने भी वर्क्स हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए। Earning her international recognition and numerous literary awards, she has also worked as a professor of sociology at the University of Algiers। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये अल्जेरिया की थी और वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी है। ये यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है। अब आते हैं, ये नावल में फ़्रांस और अल्जेरिया के बारे में बताया गया। पहले इसको समझते हैं कि अल्जेरिया एक वक्त में एक्चुअली कॉलोनी थी किसकी? फ़्रांस की। सो अल्जेरिया वाज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस। आपको पता है, ठीक है, या आपको अगर नहीं पता तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अल्जेरिया वाज कॉलोनाइज्ड बाय फ्रांस इन द 19th सेंचुरी। यानी 19th सेंचुरी में देखो, आपको पता है जैसे ये जो इंडिया था ये भी कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। जैसे इसी तरह अल्जेरिया कॉलोनी थी किसकी? फ्रांस की। Starting with the invasion and occupation of Algeria in Algiers in 1830, यानी 1830 में इन पे हमला किया गया था। ओवर द फॉलोइंग डिकेड्स फ्रांस ग्रेजुअली एक्सपेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। यानी उस वक्त क्या था, एक तो मुनारकी सिस्टम था, बादशाहत थी। तो लोग या जो बादशाह, जैसे अगर आप वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा ये जो लड़ाइयाँ होती थी ये इसी चीज़ पे होती थी कि लोग अपनी जो सल्तनत थे वो बढ़ाते थे। यानी एक बादशाह कहता है कि भाई मेरे पास इतनी जगह है या इतनी सल्तनत है, इतने मुल्क मैंने कब्ज़े में लिए हैं। तो ये बादशाह के एक दूसरे आपस में मुकाबले होते थे। लेकिन मरता कौन था? एक आम सिपाही, एक आम आवाम मरती थी। उनको बहकाने के लिए इवन समटाइम्स पोएम्स लिखे जाते थे, नगमे लिखे जाते थे, ठीक है। तो लेकिन इसमें मेन रोल किसका था? यानी बादशाह जो थे वो लाइफ इंजॉय करते थे, अपनी सल्तनत इंजॉय करते थे। और आम आवाम जैसे सिपाही, वहाँ उस वक्त सिपाही बनना एक हॉनर समझा जाता था, ठीक है, यानी एक नोबल जॉब समझा जाता था। फ्रांस ग्रेजुअली एक्सपेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर द टेरिटरी, इवेंचुअली इस्टेब्लिशिंग अल्जेरिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, अल्जेरिया को इन्होंने अपना फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा बनाया। द कॉलोनाइजेशन ऑफ अल्जेरिया लास्टेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी। यानी 100 साल तक अल्जेरिया किसके उसमें था? ये क्या कहते हैं, फ्रांस के। अनटिल अल्जेरिया गेंड द इंडिपेंडेंस इन 1962। और आपको ये भी बताया गया कि 1962 में अल्जेरिया जो है ये इसने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की, यानी आज़ादी हासिल की। आफ्टर अ लॉन्ग एंड ब्लडी वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एक बड़ी जंग के बाद ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ या कोई चीज़ गेन करना चाहते हैं तो चाहे वो इंडिपेंडेंस हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। और ऑब्वियसली फिर वार, और वो वार की गई और आज देखो अल्जेरिया एक आज़ाद मुल्क है। इस नावल की जो सेटिंग रखी गई है, मेमोरी इन द फ्लैश इज़ अ नावल बाय अहलाम मुस्तगनिमी सेट प्राइमरली इन अल्जेरिया। यानी अल्जेरिया जो है इसकी सेटिंग रखी गई है। द स्टोरी अनफोल्ड्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द कंट्रीज टिमल्टेनियस हिस्ट्री एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, लॉस एंड आइडेंटिटी। तो ये इसमें एक हिस्ट्री डिस्कस हुई है। अब हिस्ट्री कौन डिस्कस कर रहा है, कौन जो है उस मेमोरीज़ में खोया हुआ है, वो आगे हम करेक्टर्स में डिस्कस करेंगे। मुस्तगनिमीज़ विविड डिस्क्रिप्शन, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई तो आप सिंपल बता दें अल्जेरिया। मुस्तगनिमीज़ विविड डिस्क्रिप्शंस कैप्चर द एसेंस ऑफ अल्जेरियन इन लैंडस्केप एंड कल्चर, प्रोवाइडिंग रीडर्स विद अ रिच सेंस ऑफ प्लेस थ्रू आउट द नैरेटिव। और फिर जब आप किसी मुल्क को डिस्कस करते हैं तो फिर उसमें उसके कल्चर्स, उसके लैंडस्केप यानी उनकी जो ज़मीनें हैं उनके बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। अब आते हैं करेक्टर्स की तरफ। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास अहमद, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नावल। अहमद इज़ अ सक्सेसफुल अल्जेरियन सर्जन लिविंग इन पेरिस। ये प्रोटोगनिस्ट है और पेरिस में रहते हैं, एक सक्सेसफुल अल्जेरियन सर्जन है। पेरिस आपको पता है, ठीक है। ही ग्रैपल्स विद हिज आइडेंटिटी टॉर्न बिटवीन हिज लव फॉर हिज होमलैंड एंड अलर ऑफ हिज लाइफ अब्रॉड। तो ये भी खोए हुए हैं।
एक तो अपने मुल्क को मिस कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा एब्रॉड में हैं, तो एब्रॉड में भी लाइफ गुजारना कोई आसान काम थोड़ी है जब आपसे अपनी फैमिली दूर हो। इवन हॉस्टल लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स सो माई ऑन एक्सपीरियंस। Ahmed's internal conflict drives much of the narrative as he navigates his relationships and confronts his past। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी है, जैसे अंदर से एक जंग चल रही होती है कि यार मैं इस जगह पे क्यों हूँ, मुझे अपने मुल्क क्यों नहीं होना चाहिए, थॉट्स वगैरह, यानी इंटरनल कन्फ्लिक्ट से मुराद इंटरनल थॉट्स जो आपको खाई जाती है, यानी आप उसके अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। और इसका एक रिलेशनशिप भी है, वो आगे जैसे ये सारा मेंशन है, सारा के साथ इसका रिलेशनशिप है। अहमद लव्स इंटरेस्ट, सारा इज़ अ फ्रेंच अल्जेरियन जर्नलिस्ट। अब ये भी एक फ़्रेंच थी लेकिन ये अल्जेरियन थी लेकिन ये फ़्रेंच अल्जेरियन जर्नलिस्ट है, ठीक है, यानी इसने मूव किया था फ्रांस, तो वहाँ से फिर इसको आइडेंटिटी मिलती है, तो ये इसलिए फ़्रेंच अल्जेरियन जर्नलिस्ट कहलाई जाती। हु बिकम्स इंटेंजर्ड इन अहमद्स लाइफ, तो ये भी अहमद की लाइफ में एंट्री देती हैं। शी रिप्रेजेंट्स द ब्रिज बिटवीन अहमद्स अल्जेरियन हेरिटेज एंड हिज लाइफ इन फ्रांस। तो आपको पता है फिर आप जब एब्रॉड जाते हैं, अब भी अगर आप देखें अल्जेरिया एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल वेस्ट की तरह, यानी उसके जो रंग है, जो वेस्ट के जो रंग है वो उस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। Sarah's character adds depth to the story as she explores her own connections to Algeria and grapples with questions of identity and belonging। तो सारा खुद एक ऐसी लड़की है जो जो अल्जेरिया से इसका ताल्लुक़ है, तो समटाइम्स वो भी सोचती है कि मेरी आइडेंटिटी यानी मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो ये सवालात उसके माइंड में भी आते हैं। हसन, अहमद चाइल्डहुड फ्रेंड, अहमद का चाइल्डहुड दोस्त है, ठीक है। हसन एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ अल्जेरिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये भी अल्जेरिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ता है, ठीक है। ही इज़ डीपली पैशनेट अबाउट हिज होम लैंड एंड फायर्सली लॉयल टू हिज फ्रेंड्स, तो ये पैशनेट होते हैं कि यार मैंने अपने मुल्क को किसी न किसी तरह यानी आज़ादी दिलवानी है। हसन्स करेक्टर सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ अल्जेरिया स्टिल्टेनियस हिस्ट्री एंड द सेक्रीफाइसेस मेड बाय दोज हु फॉट फॉर फ्रीडम, तो ये एक ऐसा बंदा है जो फ्रीडम के लिए लड़ता है, तो इसको देख के लोगों को क्या लगता है कि भाई यानी कौन लड़ा था, क्यों लड़ा था, दैट्स हसन, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर फ्रीडम। जोइना अहमद्स मदर हैं। जोइना इज़ अ सेंट्रल फिगर इन द नावल एम्बॉडिंग द स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस ऑफ अल्जेरियन वुमेन, तो ये एक लाइक हम कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। स्ट्रॉन्ग वुमेन से मुराद ये जो रेजिस्ट करती थी। Her presence looms large in Ahmad's life, shaping his worldview and influencing his decisions. Zoina's character is a testament to the enduring spirit of the Algerian people। ये easy language है तो इसमें मुझे आई थिंक इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। खालिद, रिवोल्यूशनरी फिगर, ये भी एक रिवोल्यूशनरी फिगर थे, ठीक है, इनकलाबी जैसे हम कहते हैं। फ्रॉम अहमद्स पास्ट, खालिद रिप्रेजेंट्स द आइडियलिज्म एंड डिसइल्यूजनमेंट ऑफ अल्जेरिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी ये जो आइडियलिज्म है इसमें भी पावर की बात की जाती है, ठीक है, तो ये स्ट्रगल करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, जैसे हसन ने किया था सेम ये भी करता है। हिज करेक्टर सर्व्स एज अ फॉयल टू अहमद, हाईलाइटिंग द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ पेट्रियटिज्म एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म, तो ये भी मुहिब वतन लड़का है। नादिया, Ahmad's ex-wife. Nadia plays a minor role but significant role in the novel। अहमद एक्स वाइफ है, ठीक है, और इसका भी थोड़ा बहुत रोल है, एक माइनर करेक्टर के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं। हर strained relationship with अहमद reflects his struggle to reconcile his past with his present, highlighting the emotional baggage he carries from his failed marriage, ठीक है, तो इनकी जो शादी हुई थी वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चली, ठीक है। Nadia's character serves as a reminder of the challenges and intimacy and communication in relationships, ठीक है, तो ये इजी हैं। डॉक्टर हमीद, अहमद्स मेंटोर एंड कुलीग, अहमद का ये भी दोस्त हैं और कुलीग हैं, दोस्त भी हैं, ठीक है, मेंटोर भी हैं। डॉक्टर हमीद प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू अहमद थ्रू आउट हिज करियर, तो ये अहमद को जो है गाइडेंस भी देते हैं अपने पूरे करियर में, ठीक है, क्योंकि ये भी डॉक्टर है, वो भी सर्जन थे। His wisdom and experience serve as a stabilizing force in Ahmad's life, offering valuable insights into both medicine and personal matters। Dr. Hamid's character represents the importance of mentorship and friendship in navigating life's challenges। यानी एक ऐसा करेक्टर है जिसमें आपको बताया जाए कि लाइफ में आप एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपके साथ हर जगह खड़ा हो, तो वो ये बंदा है, डॉक्टर हमीद है, यानी ये भी एक मुस्लिम करेक्टर है। यास्मीन, अ यंग अल्जेरियन वुमेन हु वर्क्स एज अ नर्स इन अहमद्स हॉस्पिटल, तो ये एक अहमद के हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम करती हैं। यास्मीन डेवलप्स अ क्लोज बाउंड विद अहमद, अब यास्मीन भी एक क्लोज बाउंड होता है इसका किसके साथ, अहमद के साथ। हर क्वाइट स्ट्रेंथ एंड कंपैशन
serve as a source of comfort to Ahmad during difficult times, providing him with a sense of connection to his homeland. Yasmin's character highlights the resilience and kindness of the Algerian people even in the face of एडवर्सिटी। ठीक है, तो ये एक माइनर करेक्टर है, अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, बाकी आपको पता है कि कौन कौन से करेक्टर पे मैंने ज़्यादा फोकस करना है। अब आते हैं, ये तो आपको पता है, मैंने टाइटल सिग्निफिकेंस जानबूझ के करेक्टर्स के बाद रखा, हालांकि टाइटल सिग्निफिकेंस पहले लिखना चाहिए। अब टाइटल सिग्निफिकेंस में है क्या, देखो नावल का नाम क्या है, मेमोरी इन द फ्लैश। ठीक है, इंसान अगर इसको हम देखें तो इसको दूसरा नाम किस चीज़ से बुलाया जाता है, फ्लैश के नाम से। ठीक है, फ्लैश। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नॉवल मेमोरी इन द फ्लैश रिफ्लेक्ट्स द प्रोटोगनिस्ट अहमद स्ट्रगल टू रिकॉन्सिल हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट। अहमद एक ऐसा करेक्टर जो हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचता है, और पास्ट के बारे में किस लिए सोचता है, इवन तो वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में अपने पास्ट के बारे में सोचता है। ठीक है, टू कम टू टर्म्स विद हिज अल्जेरियन हेरिटेज वाइल लिविंग इन फ्रांस। फ्रांस में रहता है लेकिन सोचता है किस मुल्क के बारे में है, अपने अल्जेरिया के बारे में। द मेमोरीज ऑफ हिज होमलैंड, हिज रिलेशनशिप्स एंड हिज एक्सपीरियंसेस आर नॉट डिस्टेंट और डिटेच्ड। ठीक है, तो एक तो होमलैंड, रिलेशनशिप्स किसके साथ, नादिया के साथ थे। ठीक है, इधर आके फिर वो दूसरी लड़की जो फ्रेंच अल्जेरियन जर्नलिस्ट बन होती है, सारा, आई थिंक उसका नाम सारा है या सारिया। एंड हिज एक्सपीरियंस आर नॉट डिस्टेंट और डिटेच्ड। तो एक एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस इससे मुराद ये है कि यानी दूर है अपने घर से, बट रदर दे आर अलाइव विद इन हिम। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी भी उसके अंदर ज़िंदा है। क्या क्या मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर ज़िंदा है, सवाल है। इट मीन्स कि वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है, अपने मुल्क के हेरिटेज, अपने मुल्क के यानी उसके जो रिलेशनशिप था अपने मुल्क के एक लड़की के साथ, जिसका मैंने बताया ना नाम नादिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी भी उसके माइंड में हैं, shaping his emotions, his decisions and his very being। ठीक है, द टाइटल आल्सो सजेस्ट दैट मेमोरी इज़ नॉट स्टैटिक। ठीक है, टाइटल ये भी सजेस्ट करती है कि मेमोरी जो वो स्टैटिक नहीं है बट डायनामिक, कंस्टेंटली इवॉल्विंग एंड इंटरेक्टिंग विद आवर लिव्ड एक्सपीरियंसेस। यानी हम ये कहते हैं कि भाई हमने पास्ट से अपने आप को निकालना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन फास्ट आपके माइंड में ज़रूर रहता है। समटाइम्स आपके सामने कुछ ऐसा वाक़या होता है तो आपको अपनी जो माजी हैं वो याद आ जाती हैं। सो सेम टू सेम अहमद के साथ भी यही होता है, यानी जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है वो उसके माइंड में अभी भी है। मेमोरी इज़ नॉट जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेमोरी सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं है पास्ट की, बट इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर लिख लीजिएगा कि मेमोरी सिर्फ हमारी पास्ट की रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, बल्कि ये आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्व्स भी हैं, यानी आप इसमें रहेंगे चाहे आप प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। ठीक है, यानी आज अगर आप पास्ट के बारे में सोचते तो कल भी आप सोचेंगे। इट मीन्स इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। क्यों सोचेंगे, दैट्स अ मेमोरी, इट मीन्स इट्स अ पार्ट। Summary. Memory in the Flesh is a profound exploration of identity, memory and loss set against the backdrop of Algeria's tumultuous history। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपको पता है आइडेंटिटी की भी बात की गई है, मेमोरी है, लव है, लॉस है। अब ये सारी चीज़ें क्यों है, आपको पता है कि एक तो जैसे नादिया के साथ उसके ताल्लुकात ख़त्म हो जाना, ये क्या है, लॉस है। अल्जेरिया को खोना लॉस है। लव क्या है, वो जर्नलिस्ट के साथ प्यार करना। ठीक है, मेमोरी क्या है, इट मीन्स दे आर अहमद इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट, यानी थिंकिंग अबाउट क्या कहते हैं अल्जेरिया। इसी तरह आइडेंटिटी, उसको पता नहीं कि भाई मेरी आइडेंटिटी क्या है, फ्रांस में काम करते हैं ठीक है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते। आइडेंटिटी अगर हम देखें तो आइडेंटिटी उसकी क्या है, ऑब्वियसली अल्जेरियन है वो। द नावल फॉलोज़ द जर्नी ऑफ अहमद अ सक्सेसफुल अल्जेरियन सर्जन लिविंग इन पेरिस। तो ये नावल की जो समरी है, जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है वो क्या है, एक सर्जन है, एक सर्जन को डिस्कस किया जाता है, उसका नाम क्या है, अहमद, जो कि पेरिस में रहते हैं। एज ही ग्रैपल्स विद हिज सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रिकंसिल्स हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट। तो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं प्रेजेंट में। अहमद फाइंड्स हिमसेल्फ टॉर्न बिटवीन टू वर्ल्ड्स। अहमद अपने आप को दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, हिज अल्जेरियन हेरिटेज एंड हिज लाइफ इन फ्रांस, अपने अल्जेरिया के बारे में सोचना और फ्रांस के बारे में जिसमें वो रह रहे हैं। His internal conflict is exacerbated by his complicated relationships, particularly with Sarah। ठीक है, सारा के साथ, a French Algerian journalist and Hassan, his childhood French friend and passionate advocate for Algerian independence। As Ahmad navigates his personal and professional challenges, he is haunted by memories of his past,
तो अहमद अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस का सामना करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी पास्ट में रह रहे हैं, अपनी पास्ट की मेमोरीज़ में रहे, इंक्लूडिंग हिज फेल्ड मैरिज टू नादिया, और नादिया से इसकी शादी टूटना, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करना, एंड हिज इन्वॉल्वमेंट विद द रिवोल्यूशनरी फिगर खालिद, और खालिद जैसे बंदे के साथ जो कि एक रिवोल्यूशनरी फिगर थे, यानी इनकलाबी बंदा था, उसके साथ इसके ताल्लुकात। दीज मेमोरीज शेप अहमद वर्ल्ड व्यू एंड इन्फ्लुएंस हिज डिसीशंस, ठीक है। तो वर्ल्ड व्यू का क्या मतलब, यानी जो एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हैं लोगों के साथ बैठ बैठ के, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर वर्ल्ड व्यू, तो ये मेमोरीज़ या वर्ल्ड व्यूज़ में आ जाती है। लीडिंग हिम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड रिकन्सलेशन थ्रू आउट द नॉवल। थीम्स ऑफ लव, लॉस एंड लॉन्गिंग आर इंटरवेन विद अल्जेरियाज कम्प्लेक्स हिस्ट्री फ्रॉम इट्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो अल्जेरिया की जो इंडिपेंडेंस है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसमें लॉस भी है, लव भी है, लॉन्गिंग आर इंटरवेन। The characters grapple with their own identities and allegiances, confronting the uh, legacy of colonialism and the search for meaning in a rapidly changing world। यानी जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारी अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। Ultimately, Memory in the Flesh is a poignant meditation on the power of memory to shape our lives and enduring bonds that connect us to our past। तो ये एक ऐसा नावल है, यानी एक तो पावर ऑफ मेमोरी के बारे में बताया गया, यानी हमारी जो ज़िंदगी है, स्पेशली अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि अहमद की जो ज़िंदगी है वो क्या है, वो अपने पास्ट के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। अब पास्ट में उसके बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जिसमें ये हेरिटेज वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह, लॉस, लव, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, एंड ईच अदर। Through Ahmad's journey, readers are invited to explore the complexities of Algerian identity and the universal quest for belonging and understanding। उसके बाद है थीम्स। सबसे पहला थीम है हमारे पास आइडेंटिटी। द नावल डेल्व्स डीपली इनटू क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की बार बार मैं बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली अहमद स्ट्रगल टू रिकॉन्सिल हिज अल्जेरियन हेरिटेज विद हिज लाइफ इन फ्रांस, ठीक है। तो उसकी जो ज़िंदगी है वो फ्रांस में गुजर रही है, लेकिन उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है, वो एक अल्जेरियन है। करेक्टर्स ग्रैपल विद द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। अब उनका कल्चर भी डिफरेंट है, यानी जो फ्रांस के लोग हैं तो ये अपने कल्चर के, इनका कल्चर भी डिफरेंट है। बिलोंगिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज़। फिर कोलोनियलिज्म का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जब आप पे कोई हुकूमत करता है तो उनकी लैंग्वेज आप अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनकी ड्रेसिंग आप अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब इसकी बेस्ट एग्जांपल आप पाकिस्तान और इंडिया, ये सारी ममालिक की भी ले सकते हैं, जिसमें देखो आप ये जो चीज़ें पहनते हैं ज़्यादातर, जैसे स्कूल सिस्टम है, ये पैंट शर्ट वगैरह, ये चीज़ें, कपड़े वगैरह ज़्यादातर ये आप किसके अडॉप्ट करते हैं, अंग्रेज़ों की। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है। मेमोरी सर्व्स एज अ सेंट्रल थीम शेपिंग द करेक्टर्स परसेप्शंस ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो मेमोरी भी एक सेंट्रल थीम है जो कि करेक्टर्स अपने परसेप्शंस को शेप करता है। द पास्ट हंट्स द प्रेजेंट, यानी जो पास्ट है वो शिकार करता है किस चीज़ को, प्रेजेंट को। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट जो है वो भी महफूज नहीं। प्रेजेंट क्यों महफूज नहीं है, यानी जो मौजूदा दौर है, क्योंकि प्रेजेंट सोचता है पास्ट के बारे में। Influencing decisions and actions as characters confront their personal state histories and the legacy of Algerians' rebellion past। लव एंड लॉस, लव एंड लॉस आर रिकरिंग मोटिव्स। इसका सिंपल थीम ये है, लव एंड लॉस क्यों लिखा गया है। देखो, एक तो अहमद अपनी आइडेंटिटी खो देता है, फ्रांस आ जाते हैं, पेरिस आ जाते हैं, सॉरी। इसी तरह अपनी जो वाइफ है नादिया, उससे इसके रिलेशनशिप वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। फिर जब लव की बात करें, जैसे वो जर्नलिस्ट है सारा, वो क्या थी, फ्रेंच अल्जेरियन जर्नलिस्ट थी, तो इन दोनों के आपस में फिर ताल्लुकात क्रिएट होते हैं। इसी तरह जो दूसरे करेक्टर्स थे, खालिद हो गए, हसन हो गए, इसके साथ भी अहमद के एक अच्छे ताल्लुकात थे, वो भी रिवोल्यूशनरी फिगर थे। तो ये लव एंड लॉस में आ जाते हैं। Political and social struggle. Against the backdrops of Algerian struggle for independence, the novel explores themes of political activism, revolution, and social justice. Characters grapple with the legacy of colonialism and the ongoing challenges facing Algerian society, from political corruption to social inequality। अच्छा, ये चीज़ देखो अल्जेरिया में भी कॉमन है। जैसे हम ये कहते हैं ना, ये भाई पाकिस्तान है या इंडिया है या बांग्लादेश है या जितने एशियन ममालिक हैं, उसमें क्या है, पॉलिटिकल करप्शन है, यानी पॉलिटिक्स में करप्शन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ उधर भी कॉमन है, वहाँ पे भी सोशल इनइक्वालिटी है, जैसे यहाँ पे है पॉलिटिकल करप्शन, यहाँ पे भी है, अल्जेरियन सोसाइटीज़ की बात की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस अल्जेरिया भी फेस कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक फ़ेस करते हैं, सेम टू सेम ये ममालिक भी फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।